साथ बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। तुम कौन हो ठाकुर? तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार ग्रामीण युवाओं, किसानों और कृषि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उठा रही है कदम। कृषि मंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की 6ठी बैठक को किया संबोधित। कहा, भारत में कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 की गंभीर महामारी के दौरान भी किया अच्छा प्रदर्शन। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। देश में बड़ी हाइड्रो परियोजनाओं को छोड़कर कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट हुई। भारत ने रखा 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन। कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्यान्न का 308.65 मिलियन टन रिकॉर्ड हुआ है उत्पादन। लाहौल स्पीति में भूस्खलन के चलते चंद्रभागा नदी का रुका बहाव। प्रशासन हुआ अलर्ट, बनाया अस्थायी डैम। गांववासियों को पहुंचाया सुरक्षित स्थान पर। नदी किनारे न जाने की अपील। राहत कार्य के लिए हेलीकॉप्टर सर्वे और एनडीआरएफ टीमें भेजने की हो रही है तैयारी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ग्रामीण युवाओं, किसानों और कृषि से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नवीन तकनीकों को विकसित करने और प्रयोगशाला से भूमि तक उनके प्रसार के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की 6ठी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 की गंभीर महामारी के दौरान भी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि खाद्य उत्पादन के साथ साथ निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। तोमर ने कहा कि सरकार भूख को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा और पोषण प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट की उपलब्धि को पार कर गई है। बिजली मंत्रालय ने कहा कि आज भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में चौथे, सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में 5वें और पवन ऊर्जा के मामले में चौथे स्थान पर है। मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में 50 गीगावाट क्षमता की स्थापना का कार्य चल रहा है। इसके अलावा 27 गीगावाट का काम टेंडर के दौर में है। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की महत्वाकांक्षा को भी बढ़ाया है। केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इस उपलब्धि पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज भारतीय बिजली क्षेत्र के इतिहास में एक और ऐतिहासिक दिन है। हमारी स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता बड़े हाइड्रो को छोड़कर 1 लाख गीगावाट को पार कर गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ऊर्जा क्रांति के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बना रहेगा। प्रधानमंत्री हमेशा अपने संबोधन में किसानों के हित की बात करते हैं और खेती में नए प्रयोगों के साथ ही तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। इससे प्रेरित होकर यूपी के हरदोई में किसानों ने केले की खेती का अनुपम प्रयोग किया और कृषि के लिए सरकारी योजनाओं की मदद से अपनी आमदनी को बढ़ाया। देखिए जमीनी हकीकत में ये रिपोर्ट। केले की फसल के ये लहलहाते हुए खेत हरदोई के इन किसानों की सूझबूझ की कहानी को बयां करते हैं। खेती में सूझबूझ और तकनीकी का इस्तेमाल किस तरह किसानों की किस्मत को बदल सकता है और उनके लिए अच्छी आमदनी का जरिया भी बन सकता है, इसकी एक मिसाल देखने को मिली यूपी के हरदोई में। मेरे द्वारा केले की फसल लगभग 4 से 5 एकड़ में की जा रही है। ये फसल 14 महीने में तैयार हो जाती है। फसल लगाने और फसल में खाद बीज डालने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। नए कृषि कानून बनने से व्यापारी हमारे खेत पर आकर हमारी फसल क्रय कर रहे हैं और हमें अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारी आय दोगुनी हो रही है और इससे हमारे अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिल रही है ताकि वो अन्य फसलों में, धान गेहूं की बजाय अन्य फसलों में आगे बढ़ें और उससे लाभ कमाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इन किसानों ने तस्वीर बदल दी है। सरकारी योजनाओं की मदद से ये किसान खेती में तकनीकी का इस्तेमाल कर अपने क्षेत्र में मिसाल बन गए हैं। जहां एक तरफ केले की खेती से खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, वहीं किसान सरकार की तरफ से दी जा रही प्रोत्साहन राशि का भी लाभ उठा रहे हैं। 2-3 साल पहले तक तो कोई भी किसान केले की खेती नहीं कर रहा था। इस साल लगभग 80 से 90 किसान केले की खेती कर रहे हैं। इसमें सरकार द्वारा पहले वर्ष में 30,000 प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है और दूसरे साल 40,000 प्रति हेक्टेयर दान दिया जाता है। और केले की खेती से लागत निकालने के बाद लगभग 4 से 5 लाख प्रति हेक्टेयर किसानों को फ़ायदा होता है। साथ ही साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने से जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि ये फसल 2 साल की होती है, दूसरे साल इसमें फल निकलता है, तो उसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं कि केले की फसल के साथ साथ आलू की फसल। किसानों का कहना है कि सरकारी योजनाओं की मदद से केले की ये खेती उनके लिए फायदे का सौदा साबित हुई है और प्रति एकड़ 2 लाख रुपए तक लाभ कमा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है व्यापारी लोग हमारे फार्म पर आकर यहाँ से माल ले जाते हैं। अब हमें मंडियों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है और हमारी आय जो है दुगनी हो गई है। हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। मेरे द्वारा जो केले की फसल की जा रही है, कम से कम 4-5 एकड़ में मेरे केले की फसल है। हाँ, अब यहाँ रोजगार बार बार आते रहते हैं, हमें मंडी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं और उससे हमारी आय दोगुनी हो गई है। खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल जहां एक तरफ किसानों को फायदा दे रहा है, तो वहीं फसल बेचने के लिए किसानों को नया बाजार और सुविधाएं भी मिल रही हैं। इससे यूपी के इन किसानों की आमदनी भी कई गुना बढ़ गई है। यूपी के हरदोई से अभय शंकर गौड़ की रिपोर्ट। और देश में खाद्यान्न का 308.65 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इसके साथ ही मुख्य फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के अथक परिश्रम, वैज्ञानिकों की कुशलता और भारत सरकार की कृषि एवं विकास किसान हितैषी नीतियों से देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। श्री तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ठोस कार्य कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगा। देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन। कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी। इस दौरान चावल 122.27 मिलियन टन, गेहूं 109.52 मिलियन टन, पोषक मोटा अनाज 51.15 मिलियन टन, मक्का 31.51 मिलियन टन का उत्पादन, दलहन 25.72 मिलियन टन, तूर 4.28 मिलियन टन। इनके अलावा चना 11.99 मिलियन टन, तिलहन 36.10 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। मूंगफली 10.21 मिलियन टन, सोयाबीन 12.90 मिलियन टन, रैपसीड एवं सरसों 10.11 मिलियन टन, गन्ना 399.25 मिलियन टन।
कपास 35.38 मिलियन गांठे, परसन एवं मेस्टा 9.56 मिलियन गांठे। वर्ष 2020-21 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 122.27 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि चावल का उत्पादन 5 वर्षों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक हुआ है। हिमाचल प्रदेश के जिले लाहौल स्पीति में नालडा के समीप पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर चंद्रभागा नदी में गिर गया है, जिससे नदी का बहाव रुक गया और क्षेत्र के कई गांवों को खतरा पैदा हो गया है। चंद्रभागा नदी का बहाव 1.5 घंटे से रुका रहा। जिला प्रशासन का लोगों से चंद्रभागा नदी किनारे न जाने की अपील की है। नदी का बहाव सिर्फ 10 से 15% ही है। सुबह के समय पहाड़ी से भूस्खलन के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। पानी लगातार बढ़ रहा है। अस्थायी बांध बनाकर पानी का रुख मोड़ दिया गया, जिसके कारण खेल डूब गए हैं। एहतियात के तौर पर गांव को खाली कराया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया जा रहा है। प्रशासन स्थिति की समीक्षा कर रहा है। बुधवार को किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 पर नेगुलसेरी के समीप भूस्खलन हो गया था, जिसमें अभी तक राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 23 जिले बाढ़ग्रस्त हैं, लेकिन प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर और बलिया जिलों में स्थिति गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी का दौरा किया, जहां गंगा और वरुणा नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 दिन पहले अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की थी। बिहार में पटना, बक्सर, मुंगेर, भोजपुर और भागलपुर सहित 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज करने को कहा है। राज्य के 600 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। निचले स्थानों में हो रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 21 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। चिकित्सा दल भी तैनात किए गए हैं। 70 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में लगी फसल बर्बाद हो गई है। कई स्थानों में सड़कों पर पानी आ जाने से यातायात बाधित हुआ है। पूरे राज्य में लगातार वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकांश स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। सरकार ने साल 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों पीएमएसए की घोषणा की। श्रम पुरस्कार 69 श्रमिकों को प्रदान किए जाने हैं, जिसमें केंद्र और राज्य के अलावा निजी क्षेत्र के श्रमिक भी शामिल हैं। 500 या उससे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत श्रमिक भी इसमें शामिल हैं। साथ ही श्रम पुरस्कार श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवीन क्षमताओं, उत्पादकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन के आधार पर दिए जाते हैं। इसमें कुल पुरस्कार विजेताओं में से 49 कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र से हैं और 20 कर्मचारी निजी क्षेत्र से हैं। इस साल प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए गए हैं, जिनमें ये श्रेणियां हैं। श्रम भूषण पुरस्कार, जिसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। दूसरी श्रेणी है श्रम वीर, श्रम वीरांगना पुरस्कार, जिसमें 60,000 रुपए का नगद पुरस्कार। और तीसरी श्रेणी है श्रम श्री, श्रम देवी पुरस्कार, जिसमें प्रत्येक को 40,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। साल 2018 हेतु श्रम भूषण पुरस्कारों के लिए 4 नामांकन आए हैं। श्रम वीर, श्रम वीरांगना पुरस्कारों के लिए 12 नामांकन प्राप्त हुए हैं और श्रम श्री, श्रम देवी पुरस्कारों के लिए 17 नामांकनों को चुना गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से कमजोर वर्ग के परिवारों, खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन देती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन आया, जमीनी हकीकत में हमने जानने की कोशिश की है। एलपीजी चूल्हे पर खाना बनाती महिलाओं की ये तस्वीर इनकी आजादी की कहानी बयां करती है। ये आजादी है धुएं से, ये आजादी है जंगल में ईंधन की तलाश के जोखिम से। भारत के गांवों में खाना बनाने के लिए परंपरागत रूप से लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे निकलने वाले धुएं का खराब असर
खाना बनाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से ऐसी महिलाओं को काफी राहत मिली है। हमको उज्ज्वला गैस मिला है। पहले हम लकड़ियों में खाना बनाते थे, काफी लंबी समय से बहुत परेशानी होती थी। धुएं में खाना बनाते थे, लकड़ियों में चूल्हे में आग जला के। अभी हमें भारत सरकार ने उज्ज्वला गैस दिया है तो हमें बहुत अच्छी सुविधा हो रही है। अब हम गैस में खाना बनाते हैं काफ़ी समय से। 1 साल से हम अब गैस में खाना बना रहे हैं। ऐसा है कि हमें गैस मिलने की वजह से हम लकड़ी में खाना बनाते थे, बहुत गरीब आदमी हैं। अभी हमें बहुत अच्छा मतलब सुविधाएँ मिली है हमको। ऐसे मतलब ऐसा है कि जैसे मतलब जो भी गरीब लोग हैं उनको मतलब इस तरह से अगर मिल गया तो उनके लिए बहुत बढ़िया, हमारे लिए सबके लिए। गांवों में महिलाओं का ज्यादातर समय 2 वक्त के खाने के लिए ईंधन का इंतजाम करने में ही गुजरता था। गांव से दूर जंगलों से लकड़ी लाना जोखिम भरा काम होता है, तो वहीं इसके चलते महिलाएं परिवार और बच्चों को भी समय नहीं दे पाती हैं। लेकिन पीएम उज्ज्वला योजना ने उन्हें न केवल धुएं के खराब असर से आजादी दिलाई, बल्कि जंगलों में लकड़ी लेने जाने का जोखिम भी दूर किया। साल भर हो गया मिले गैस मिलने पर सुविधा ही हो रहा है, ठीक हो रहा के को नाम जो हम लकड़मा बनाउँथे फायदा छ। भारत सरकार धन्यवाद। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 36,000 से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल चुके हैं, जिससे हजारों महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। महिलाएं अब लकड़ी वाले चूल्हे की जगह एलपीजी सिलेंडर वाले चूल्हे पर भोजन पका रही हैं, जिससे प्रदूषण कम हुआ है, गांवों में स्वच्छता आई है और पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है। गैर पारंपरिक क्षेत्रों से निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ से महुआ के फूल और उत्तराखंड से हिमालयी बकरी के मांस को फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात निर्यात किया गया। एपीडा कृषि उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लगातार कर रहा है कोशिश। जो पहले निर्यात के मानचित्र का हिस्सा नहीं थे, उन क्षेत्रों से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को मिल रहा है बढ़ावा। छत्तीसगढ़ से महुआ के फूल, उत्तराखंड से हिमालयी बकरी के मांस को फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात में की गई निर्यात। फ्रांस को निर्यात किए जाने वाले महुआ के फूल ज्यादातर छत्तीसगढ़ के कोरबा, काटघोरा, सरगुजा, पासन, पाली, चुर्री के जंगलों से लिया जाता है। महुआ के फूलों का उपयोग शराब, दवा और सिरप बनाने के लिए किया जाता है। महुआ के फूल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जंगलों से हासिल किए गए थे और इसका प्रसंस्करण एपीडा द्वारा किया गया। छोटे किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई निर्यात। उत्तराखंड से मांस के निर्यात से किसानों की आजीविका को मिलेगा प्रोत्साहन और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। एपीडा और अन्य संगठनों की इस पहल से उत्तराखंड के किसानों की आय में भी होगी बढ़ोतरी। ड्रैगन फ्रूट के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने सऊदी अरब के बाजार में एक प्रचार कार्यक्रम को किया आयोजित। एपीडा ने लाओस के साथ आभासी बैठक का किया आयोजन। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 और 2018-19 प्रदान किए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 के उपलक्ष्य में कृषि उद्यम से जुड़े SOLVED चैलेंज 2021 के 10 विजेता युवा उद्यमी टीमों को युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री निश्चित प्रमाणिक ने पुरस्कार प्रदान किया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करना, युवाओं को समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना और इस क्रम में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सुधार करना और समाज सेवा सहित राष्ट्रीय विकास के लिए युवाओं को साथ काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देना है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवकों और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से देश की रक्षा, देश की कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में अभिनव युवा नेतृत्व वाले उद्यम संबंधी विकल्पों की पहचान करने और उन्हें निखारने के उद्देश्य से दिसंबर 2020 में ग्रामीण, उप शहरी और शहरी भारत के युवाओं के लिए SOLVED चैलेंज शुरू किया। इसके लिए देश भर के 850 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया और कई दौर की प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण के बाद जम्मू एवं कश्मीर, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से 10 विजेता उभर कर सामने आए।
we have a crucial role in creating social change through innovation and also achieve sustainable development. And when we talk about the sustainable development, globally we have fixed the rules and targets for the SDGs. And I request you to pick one area, one theme, where you really want to bring change in your lifetime. अनुराग ठाकुर ने न्यू इंडिया में युवाओं को अपनी भूमिका निभाने के लिए 4 सूत्री मंत्र भी दिए। What's the mantra? There are 4 A's. अब ये मत सोचना कि मेरा नाम A से शुरू होता है तो मंत्रा का नाम उससे जोड़ दिया। So there are 4 A's: high aspirations, the right aptitude, a resilient attitude, and that will determine the altitude you reach in life. This is true for each one of us, whether a citizen or a minister. In fact, 4 A's can help us accelerate and achieve Prime Minister Modi's vision of Atmanirbhar Bharat. केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश भर में लागू की है। इसके तहत अब कार्ड धारक देश में कहीं से भी राशन ले सकता है। इसके अंतर्गत देश भर से लगभग 5.25 लाख राशन दुकानें शामिल हैं। इस योजना के तहत अब राशन आसानी से जरूरतमंदों को मिल रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग और दिव्यांगों को उनके घर पर राशन पहुंचाया जा रहा है। ये योजना कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए किस तरह वरदान साबित हुई, देखिए जमीनी हकीकत में ये रिपोर्ट। कोरोना काल में जब रोजगार पर संकट आया तो वन नेशन वन राशन योजना प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई। केंद्र सरकार ने प्रवासी नागरिकों को राशन देने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसके तहत अब आर्थिक तंगी से गुजर रहे लोगों को बहुत ही कम कीमत पर गेहूं, चावल जैसे जरूरी अनाज दिए जा सकेंगे। कोई भी राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी इस योजना का लाभ ले सकता है। अब जो राशन का सरकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अब बाहर भी गए तो बाहर भी राशन मिलता रहा, अब यहाँ लौट के आए तो यहाँ भी बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है सरकार की। राशन हर जगह पे मिलता है हमको लोगों को। ये व्यवस्था बायोमेट्रिक सिस्टम पर आधारित है। इससे राशन कार्ड धारक की पहचान उसकी आंख और हाथ के अंगूठे से होती है। इस योजना से देश भर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं। अगर कोई राशन कार्ड धारक दूसरे शहर जा रहा है तो वो मेरा राशन ऐप पर खुद रजिस्टर करके जानकारी दे सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे वही राशन मिल जाएगा। इसके साथ ही प्रवासी लाभार्थियों को इस ऐप के जरिए पता करना आसान होगा कि उनके आसपास पीडीएस के तहत संचालित राशन की कितनी दुकानें हैं, कौन सी दुकान उनके सबसे ज्यादा करीब है, ये भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। हाँ, ये जो भारत सरकार की योजना है एक देश एक राशन कार्ड, इस योजना का बहुत ही हमें लाभ मिला है। 1 महीना पहले हम दिल्ली गए थे, वहाँ किसी हरदोई के रहने वाले हैं, इसी राशन कार्ड से हमको वहाँ दिल्ली में राशन मिला और वापस हम आ गए हैं हरदोई, तो हमको यहाँ भी राशन कार्ड उसी राशन कार्ड पर राशन मिल रहा है। लाभार्थियों को बायोमेट्रिक पहचान मशीन से अब देश में कहीं भी राशन मिलता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। हरदोई के जो मजदूर दिल्ली हरियाणा में मजदूरी करने के लिए गए, उनके हरदोई में बने राशन कार्ड पर हरियाणा और दिल्ली में उनको राशन मिलता रहा। हम हरदोई के रहने वाले हैं और क्या पंजाब गए थे, वहाँ भी हमें इसी राशन कार्ड पर राशन मिल रहा था और हरदोई आए वापस रिटर्न तो यहाँ भी हमें राशन मिल रहा है। ठीक है, सरकार बहुत अच्छी है, पहले बहुत भ्रष्टाचार था। ठीक है, प्रकाश जी को धन्यवाद। दशकों से देश में गरीब मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना लागू होने से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश भर में कहीं पर भी फेयर प्राइस शॉप पर राशन पा सकते हैं। प्राचीन काल से साड़ी की बुनाई, ब्रोकेड और अलग अलग तरह के रेशमी और सूती कपड़े तैयार करने में बनारस की अपनी अलग पहचान रही है। पहले जिस विधि से बनारसी साड़ियाँ तैयार की जाती थी उसमें समय के साथ काफ़ी बदलाव आ गए हैं। बनारस की हस्तकला और बिनकारी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो चलिए आपको ले चलते हैं बनारस, जहां बनारसी साड़ियों की बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी लगी हुई है। बिना बनारसी साड़ी के शादी की पूरी तैयारी अधूरी सी लगती है। एक ऐसा शिल्प जिसका फैशन के साथ ही भारतीय परंपरा से गहरा रिश्ता है।
बनारस के बुनकर उसी परंपरा का ताना बाना बुनते हैं और लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं। काशी कह लें या वाराणसी, इसकी पहचान है बनारसी साड़ी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन के संग्रहालय में बनारसी साड़ियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो वोकल फॉर लोकल के साथ साथ प्राचीनता और आधुनिकता का भी प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर 19वीं सदी की साड़ियों को भी रखा गया है ताकि लोग तब की साड़ी और मौजूदा डिजाइन में फर्क को समझ सकें। इस प्रदर्शनी के पीछे एक मकसद था बनारस के जो विभिन्न प्रकार हैं, जो यहाँ पे विभिन्न तरह के टेक्सटाइल बनते हैं, उनसे लोगों को परिचित करवाना। साथ ही साथ वो बुनाइयाँ वो पहले किस रूप में बनती थी और आज किस रूप में है, इससे भी लोगों को अवगत कराना था। हमने इस एग्जीबिशन में आज के बुनकरों, जो मास्टर वीवर हैं, जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त बुनकर हैं, उनके कामों को, और जो हमारे म्यूजियम में रखा हुआ कलेक्शन है जो 19वीं शताब्दी के आसपास का है, उसको रखा है, जिससे जो दर्शक हैं वो समझ पाएंगे कि कितना तकनीक में अंतर आ गया। यहाँ बनारसी, जामदानी, नीलांबरी, बालूचरी साड़ी की बुनाई की विधियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, जिसका फायदा खास तौर पर उन छात्रों को मिल रहा है जो इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं। मैं यहाँ आज बनारसी साड़ियों का एग्जीबिशन देखने आई हूँ और बहुत खूबसूरत एग्जीबिशन है। जैसे कि जितनी खूबसूरत साड़ियाँ हैं उतनी खूबसूरत इसमें कलाकारी है आर्टिस्ट की, और मुझे लगता है कि बनारस की इस धरोहर को जिंदा रखना चाहिए। बहुत सारे टेक्सटाइल्स का एक कलेक्शन है विच इज़ वेरी गुड एंड कंटेम्प्रेरी है, तो वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे सारे टेक्निक्स दिखाए गए हैं, और एक स्पेशली द बालूचर कलेक्शन, क्योंकि वो हमने सिर्फ पढ़ा है पर फर्स्ट टाइम ऐसा मौका मिला है कि इस एग्जीबिशन में देख पाएँ, तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आम लोग भी इस प्रदर्शनी में रखी गई साड़ियों को देखकर दंग हैं। बनारस की संस्कृति और उसका रंग इन साड़ियों में क्या खूब उतारा गया है। ये इतना सारी इतनी ब्यूटीफुल नक्काशी की हुई है इन सब साड़ियों को, तो आज के जनरेशन में इतना ये लोग में अवेयरनेस नहीं है कि ये लोग ये सब चीज़ें देखें, तो सब इतनी खूबसूरत, इन लोग को ज़रूर ये सारी चीज़ें देख करके पहनने के लिए और ट्राई भी करना चाहिए। 19वीं सदी और 20वीं सदी की साड़ियाँ हैं जिसमें डिफरेंस देखा जा सकता है। पहले की रियल सोने की और चांदी की जरी का काम था, पर अभी भी कारीगरों ने इसे जिंदा रखा है, और मैं सबसे ये अपील करूँगी कि इस कारीगरी को जिंदा रखने के लिए आप सभी खरीदें और इसका उपयोग करें। यह सुखद संयोग है कि बनारसी साड़ी बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी का एक अद्भुत वरदान है। इस शिल्प को नई ऊंचाई मिलने से लाखों बुनकरों के रोजगार को नए पंख लग गए हैं। बनारस की साड़ी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। श्रृंखला इन साड़ियों की केवल साड़ियाँ नहीं हैं, परंपरा है हमारी, कारीगरी है हमारी, संस्कार हैं हमारे। वाराणसी ने संजो के रखा है, काशी ने बिखेर के रखा है अपने कारीगरों के माध्यम से, अपने इन जो महिलाएं हैं जो इनका प्रयोग करती हैं उनके माध्यम से पूरे देश में, पूरे विश्व में। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, भारत कला भवन, BHU, वाराणसी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।